हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड वेपर डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग मोल कंसेप्ट का जो यूनिट है उसमें एम्पिरिकल फार्मूला का डिस्कशन करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, देखिए, क्योंकि जो 11 के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला जो है एक नया वर्ड होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें उस कंपाउंड के एलिमेंट्स सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड in which elements are present in simplest positive integer वैल्यू और नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो एक सिंपल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। तो आइए एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालते कैसे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, क्योंकि वाया क्वेश्चन ही हम इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के लिए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है उस कंपाउंड के लिए दैट कंटेन 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या है? देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करते समय आपको परसेंट पता होना चाहिए। जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसके परसेंट पता होना चाहिए। यदि परसेंट नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो वेट से हम परसेंट का फॉर्मूला यूज करते हुए टोटल वेट कैलकुलेट करके हम पर एलिमेंट्स के, जो भी एलिमेंट्स उस कंपोनेंट्स के लिए, उस फॉर्मूला के लिए यूज हो रहा है, उन सभी के परसेंट का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, देखिए, उसके बाद आपको एक टेबल का कंस्ट्रक्शन करना है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसमें। टेबल का कंस्ट्रक्शन करना है, सबसे पहले सिंपल यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिख दिया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हमको यहाँ पर उनका नाम लिख लेना है कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो 3 एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम, सेकेंड एलिमेंट है क्रोमियम एंड थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको इनके जो परसेंट हैं, यदि क्वेश्चन में परसेंट मेंशन किया हुआ है या दिया हुआ है तो हम इनके परसेंट लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है इट इज 26.6%, ये दिया हुआ है हमारे पास 35.4% और ये दिया हुआ है 38.1%। ठीक है, लेकिन बाय द वे यदि आपके पास ऑक्सीजन ऐसा दिया नहीं है, क्वेश्चन में यदि ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है या ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन और क्या क्या दिया है, देखिए, जो आपके पास टोटल कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर पोटेशियम दिया हुआ है, क्रोमियम दिया हुआ है, ऐसे कुछ और कंपोनेंट, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ हो सकता था। ठीक है, ऐसे अदर कंपोनेंट दिए हुए हैं और उन कंपोनेंट्स का परसेंट को ऐड करने पर या जोड़ने पर या समीशन करने पर 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ परसेंट में ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऐसा तब होगा जब आपको ऑक्सीजन परसेंट में नहीं दिया हुआ है और टोटल परसेंट कर रहे हैं अदर एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं, वो 100 नहीं हो रहा है। तब के केस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग परसेंट होगा 100 को कम होने के लिए, वो परसेंट ऑक्सीजन का होगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम सीरियल नंबर, जो भी एलिमेंट्स है उसको लिखना, फिर उसके बाद उनके परसेंट लिखना। परसेंट लिखने के बाद हम यहाँ पर इनके एटॉमिक मास लिख लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, क्रोमियम का 52 होता है और ऑक्सीजन का पता है आप लोगों को 16 होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या करना है, देखिए, ये हमारे पास जो है ये कंपाउंड के डेटा में से आ रहे हैं, जो कंपाउंड में एलिमेंट है उस डेटा से हमने ये कैलकुलेशन के लिए
डेटा को यहाँ पर टेबल में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर रिलेटिव नंबर। तो ये रिलेटिव नंबर है, ये क्या होता है देखिए, तो रिलेटिव नंबर क्या होता है, रिलेटिव नंबर इक्वल टू होता है परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जो परसेंट है उसको डिवाइड कर देना आपको एटॉमिक मास से। जैसे यहाँ पर परसेंट है 26.6 डिवाइड बाय 39 हो जाएगा, तो ये आएगा 0.68 अप्रॉक्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ हो जाएगा 35.4 डिवाइड बाय 52, इसको सॉल्व करेंगे ये भी आएगा 0.68 अप्रॉक्स, ठीक है। कैलकुलेट करते रहिए आप लोग। देखिए इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 38.1 डिवाइड बाय 16, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आ रहा होगा 2.38 अप्रॉक्स। आया समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ है देखिए, रिलेटिव नंबर। तो रिलेटिव नंबर क्या है एक्चुअली में, जो परसेंट दिया हुआ है और एटॉमिक मास हमने लिखा है, इन दोनों का रेशो ही रिलेटिव नंबर है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो आंसर आया है वो इंटीजर में नहीं है। जो आंसर आया है वो इंटीजर में नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिखना पड़ेगा सिंपल रेशो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेशो में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपल रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल रेशो के लिए क्या करना है आपको, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला क्या था देखिए, रिलेटिव नंबर कैलकुलेट करना है। रिलेटिव नंबर के लिए परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास के हमने कुछ वैल्यूज आया, उसके बाद जो है सिंपल रेशो निकालें। तो सिंपल रेशो के लिए क्या करना है आपको देखिए, ये जो रिलेटिव नंबर आएगा, जो रिलेटिव नंबर आएगा उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर आएगा, ठीक है, सिंपल रेशो क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे स्मॉलेस्ट सिंपल रेशो रिलेटिव नंबर आएगा उसको सारे रिलेटिव नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे सिंपल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0.68, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। हमको क्या करना पड़ेगा, 0.68 को सभी को डिवाइड करना है। 0.68 से इसको डिवाइड कर दिया, 0.68 इसको भी 0.68 से डिवाइड कर दिया, और ये 2.38 इसको भी 0.68 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है इसमें कि आपके पास जो रिलेटिव नंबर आया है, रिलेटिव नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर होगा, उस रिलेटिव नंबर को जो भी यहाँ पर आंसर आया था उन सब में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उन सब में डिवाइड किए तो यहाँ क्या आया देखिए, यहाँ आ गया 1, यहाँ पर भी आ गया 1, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3.5 करीब आएगा। ये पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या है आपके पास, यदि हमारे पास जैसे यहाँ 3.5 आया है, यदि 3.1 या 3.2 रहता है, क्या रहता है देखिए, 3.1 या 3.2 रहता है, तब हम उसको अप्रॉक्स 3 मेंशन कर सकते हैं। 3.1 या 3.2 रहता है तब के केस में, या फिर 3.8 या 3.9 रहता है, 3.8 या 3.9 रहता है तो हम उसको अप्रॉक्स 4 के टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डेटा आया है हमारे पास आया 3.5, तो 3.5 जो है उसको ना तो हम 3 कंसीडर कर सकते हैं ना तो 4 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर किसी कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉमन नंबर क्या है, जिससे कि ये इंटीजर नंबर में आ जाए। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटीजर नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग देखिए, 3.5 इंटू 2 कर दी, तो ये हो गया 7। अब इसमें 1 इंटू 2 कर दे, तो इसमें जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी में उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसका परसेंट, इसका जो है सिंपल रेशो इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स के सिंपल रेशो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3.5 से यहाँ कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1 से भी सब में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास ये देखना है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमारे पास जो एलिमेंट्स थे उसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले, के रेशो, क्योंकि ये क्या है देखिए, ये एक तरीके से कहना चाहिए प्रेजेंट इन सिंपल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज है, तो ये इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो क्रोमियम रेशो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इनका आंसर क्या आया है देखिए, आंसर आया है यहाँ पर हमारे पास 2:7। इसका मतलब ये है कि इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में K2 है, Cr2 है और O7 है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें कि 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड रिमेनिंग 38.1% ऑक्सीजन है, उसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर बात समझ में आया ये चीजें।
तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए मैं वापस एक बार बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं यदि वो परसेंट के टर्म्स में दिए हैं तो ठीक है, और परसेंट के टर्म्स में नहीं दिए हुए हैं तो परसेंट के टर्म्स में हमको उनको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमने परसेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सीरियल नंबर करना है, एलिमेंट्स लिखना है, उनके परसेंट्स लिखने हैं। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन में ऑक्सीजन मेंशन नहीं किया हुआ है, ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे हम, फॉर ऑक्सीजन, तब हम लिखेंगे, यहां लिख देते हैं हम कि इफ ऑक्सीजन इज नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन एंड, ऑक्सीजन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और क्या है देखिए, एंड टोटल परसेंट ऑफ एलिमेंट्स आर लेस देन 100, और टोटल परसेंट जो है वो 100% से कम है, तो क्या करेंगे हम देखिए, देन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो रिमेनिंग परसेंट होगा, तो 100 माइनस समीशन ऑफ परसेंट ऑफ अदर एलिमेंट, जो भी अदर एलिमेंट है उनके परसेंट का समीशन करेंगे और उसको 100 में से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग परसेंट है वो ऑक्सीजन का हो जाएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन का परसेंट दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा ये प्रोसेस नहीं किया। इसके बाद एटॉमिक मास लिख लेंगे, और एटॉमिक मास लिखने के बाद परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आ रहा है उसमें से देखना है कि सबसे सिंपलेस्ट, ये सबसे छोटा वैल्यू है, वो सबसे छोटे वाले वैल्यू को सभी से डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 0.68 सबसे स्मॉल है, अब दो वैल्यू सेम है कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.68 सबको डिवाइड कर दिया हमने 0.68 से, ठीक है। जो आंसर आया उसमें देखना है कि आंसर जैसे 1.2 आया है तो 1.2 को हम अप्रॉक्स 1 लिख सकते हैं, 1.08 आया है इसको भी हम लोग अप्रॉक्स 1 लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा आंसर आ रहा है कि 3.5 या 2.5 आ रहा है, तब हमको उसको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो इंटीजर नंबर में आ जाए। जैसे 2.5 आता तो हम फिर भी 2 से मल्टीप्लाई करते और वो नंबर 5 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 आया है, इसका मतलब हम इसको ना तो 3 लिख सकते हैं और ना ही 4 लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और वो कॉमन नंबर 2 था। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए ताकि ये इंटीजर हो जाए, ठीक है। यदि हम 3 से करते हैं तो वापस ये 0.5 वाले टर्म्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इनका सिंपल रेशो जो है वो लिख लेना है और उसको फॉर्मूले के टर्म्स में बना देना है। जो है आंसर वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पर? तो चलिए देखते हैं अब एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, इसलिए अभी हम इसको मिटाते हैं। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है इसको समझ लेते हैं और उसमें और क्या टर्म्स आपको यूज होना है उसको समझते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले मैं आपको एक छोटा सा टर्म और पढ़ाता हूं, वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी, इसको वीडी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर वेपर डेंसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेंसिटी ऑफ वेपर नहीं है, ठीक है, ये अलग टर्म है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है इसको समझते हैं। तो वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और किसी गैस, मतलब जो भी गैस है जिस कंपाउंड के लिए हमको वेपर डेंसिटी निकालना है, उस कंपाउंड का डेंसिटी या उस गैस का डेंसिटी और हाइड्रोजन के डेंसिटी का जो रेशो है वो वेपर डेंसिटी है। तो अब थोड़ा समझिए, डेंसिटी ऑफ गैस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में होना चाहिए। मतलब जिस टेम्परेचर और प्रेशर में गैस का डेंसिटी निकाल रहे हैं उसी टेम्परेचर और प्रेशर में हाइड्रोजन का भी डेंसिटी हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली में ये क्या है, ये इट इज अ रेशो, ये एक रेशो है। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम पर लीटर में और इसका भी यूनिट होगा ग्राम पर लीटर में। मतलब जो वेपर डेंसिटी है इसका क्या होगा, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ना तो ये यूनिट में है ना तो, क्योंकि देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर, इसका भी ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर से ग्राम पर लीटर वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। तो वेपर डेंसिटी को, अब डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम, ये किसका, मास ऑफ गैस लिख लिया हमने यहाँ पर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लिया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम यहाँ पर एक काम करें, एवोगैड्रोस लॉ लगाएं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें और वॉल्यूम को, या एक काम करते हैं हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं, एट एसटीपी का कंडीशन लगा देते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एसटीपी लगा सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम को करते हैं 22.4 लीटर, वॉल्यूम को क्या कर दिया 22.4 लीटर। तो देखिए एसटीपी में यदि वॉल्यूम सेम हो रहा है तो मोल भी क्या सेम हो जाएगा, मतलब कंडीशन क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लग गया। यदि हम वॉल्यूम को सेम करते हैं तो मोल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यदि हम वॉल्यूम को 22.4 लीटर लिखते हैं, इसका मतलब मोल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि हमने वॉल्यूम को सेम कर दिया तो वॉल्यूम से तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 मोल की बात हो रही है, देन द मास ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर मास। जो भी मास है गैस का उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर मास बोलेंगे। तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा, देखिए वेपर डेंसिटी आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 हो गया, ठीक है। या मोलर मास को हम मॉलिक्यूल से गैस के टर्म्स में मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं या मोलर मास बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या था, देखिए वेपर डेंसिटी एक तरीके से बोले ये एक रिलेटिव डेंसिटी है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और रिलेटिव है इसलिए ये क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हमने इसका फॉर्मूला को ब्रेक करके लिख दिया, स्प्लिट करके लिखा। यहाँ पर देखा हमने कि यदि टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल होता है। तो दोनों गैस का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों गैस का नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा। हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि यदि गैस का वॉल्यूम 1 मोलर वॉल्यूम है, दैट मीन्स 1 मोल का वॉल्यूम है, तो यहाँ पर 22.4 लीटर के लिए हमने मेंशन किया। तो देखा कि ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बन गया और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने यहाँ पर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए वेपर डेंसिटी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक मॉलिक्यूलर मास या कहना चाहिए मोलर मास के लिए फॉर्मूला डेवलप हो गया है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जैसे देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये इसका एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला मतलब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले के टर्म्स में पाया जाता है, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 6:12:6, ठीक है। ये एक्चुअल रेशो है जो मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है। बट सिंपल रेशो क्या है, बट सिंपलेस्ट, जो सबसे सिंपल रेशो क्या है, यदि हम इन पूरे इक्वेशंस को 3 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए
या सॉरी 3 से नहीं, इसको 6 से डिवाइड कर दे, 6 से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, सिंपल, एकदम सिंपल कर दें इसको, सिंपल कर दे 1:2:1 बन जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला दिखेगा CH2O इस टर्म में दिखेगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या था, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, इट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट रेशो में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला ये था जो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O या COH2 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या बना यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन बना, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड in which elements are present in real or actual ratio, जिसमें कि एक्चुअल रेशो में एलिमेंट प्रेजेंट है, उस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सेम डेटा दिया रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला के जैसे। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू, यहाँ एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि कॉमन निकाला जाता है, इससे कॉमन निकाल दिया, उस नंबर के यदि वापस इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ये n क्या होता है, देखिए तो n इक्वल्स टू होता है molecular mass of compound, molecular mass of compound, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास से यदि हम उसके डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा उसके मास से डिवाइड कर दें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दें तो n आएगा, और n को यहाँ पर अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, मॉलिक्यूलर मास दिया रहता है और कभी दिया नहीं रहता, तो वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं क्या, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का टेक्निक है। तो जब एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे तब हम उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसका यूज करते हुए हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करेंगे या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज फाउंड टू कंटेन 7:16 बाय मास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। इस बार हमारे पास यहाँ परसेंट नहीं दिया हुआ है, हमको ना तो इनके मास दिया हुआ है बट यहाँ पर मास रेशो दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जो नाइट्रोजन है उसका मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास, दैट मीन्स द मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दिया है 7:16 में, ठीक है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 7:16 में। इसका मतलब ये हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, देखिए कि यदि नाइट्रोजन का मास 7 है तो ऑक्सीजन का मास 16 होगा, लेकिन ये प्रोपोर्शनल में, ठीक है, रेशो में, मतलब ये यदि ये 14 होता है तो ये 32 होगा, आया समझ में, इन दोनों का रेशो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इससे परसेंट निकालने का ट्राई करेंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि यदि इसका मास 7 कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरे का मास कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 16, तो टोटल मास कितना कंसिडर करना पड़ेगा हमको, 7 + 16, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में हमारे पास 1 और 2, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, एलिमेंट के नाम क्या है, देखिए एलिमेंट में एक है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, देखिए इसके बाद हमको करना रहता है इनके परसेंट, तो परसेंट नहीं दिया हुआ है, एटॉमिक रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका परसेंट निकालते हैं। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 डिवाइड बाय इन दोनों का मास टोटल कितना हो जाएगा, 16 + 7, ये होगा क्या
टोटल रेशो हो जाएगा इनका, ठीक है। टोटल रेशो मतलब जो कंपाउंड में है वो टोटल का मास कितना हो जाएगा, यदि नाइट्रोजन का मास 7 है और ऑक्सीजन का मास 16 कंसिडर करते हैं तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये मान लीजिए ये हो गया हमारे पास कितना 23 हो गया ये, ठीक है। ये समझ में आ रहा ना किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, इट इज डिवाइडेड बाय 23, ठीक है, इंटू 100% निकाल रहे हैं। ये कंपाउंड का मास यदि इतना है तो 7 मास किसका होगा, 7 मास हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परसेंट क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 23 इंटू 100। ये कहाँ से आया देखिए, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल कंपाउंड का मास इंटू 100। तो देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, हम इन दोनों को क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 देयर इज अ कांस्टेंट k, देयर इज 16 अ कांस्टेंट k। अब देखिए यदि हम इन दोनों का मास रेशो की बात करते हैं या परसेंट रेशो की बात करते हैं तो वो क्या आ रहा है, दोनों का 7:16 ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसके बाद लिखना है हमको एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और इसका कितना होता है 16, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर, रिलेटिव नंबर, ठीक है, रिलेटिव नंबर। तो रिलेटिव नंबर क्या होता है, रिलेटिव नंबर तो जो परसेंट आता है डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंट कितना आया है हमारे पास 7k के टर्म्स में, देयर इज 7k डिवाइड बाय 14, और यहाँ पर कितना आया है 16k डिवाइड बाय 16। तो ये कितना हो जाएगा 0.5k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1k। और k क्या है, k यहाँ पर कोई कांस्टेंट हमने कंसिडर किया है, इसको इस टर्म को आसान करने के लिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट k कंसिडर किया है, क्योंकि हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करना होता है हमको, आगे हमको यहाँ करना पड़ता है सिंपल रेशो। सिंपल रेशो में क्या बताया था हमने, सिंपल रेशो में देखिए आपको करना है यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर रहेगा, स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर 0.5 और ये तो है 1 है, तो 0.5 को सबसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.5 के डिवाइड बाय 0.5 के, और यहाँ हो जाएगा 1k डिवाइड बाय 0.5 के। देखिए k से तो k कैंसिल हो गया, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो तो 1 आया, और यहाँ पर k से k कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड 0.5 मतलब 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला बराबर बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन रेशो ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन का रेशो आया है 1 और ऑक्सीजन का रेशो आया है 2, तो फार्मूला क्या बन रहा है N1O2, या इसी को हम लोग NO2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वर्क किया अभी हमने ये सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला के लिए कैलकुलेशन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हमको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, n का वैल्यू निकालना है हमको, एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास निकला हुआ है, तो n इक्वल था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। या मॉलिक्यूलर मास को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका मास लिखना पड़ेगा, इसका मास कितना आएगा 14 प्लस 32 इज इक्वल हो जाएगा कितना हमारे पास 46, ठीक है, 14 प्लस 32 ये हो गया कितना हमारे पास 46, और वेपर डेंसिटी कितना दिया है 46 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 46 डिवाइड बाय 46, इससे ये कैंसिल हो गया, n का आंसर कितना है 2 आया। चलिए अब इस n के वैल्यू के यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल हो जाएगा NO2 और n का वैल्यू आ गया 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कुछ नहीं था 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ बन जाएगा N2O4। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया हमारे पास N2O4, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया N2O4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला ही कैलकुलेट करना है, उसके बाद एक स्टेप आपको ये बढ़ाना है जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास करके n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसको आगे फिर एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला
बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा टेबल में ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है कि किसके बाद क्या कैलकुलेट करना है। तो एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, परसेंट भी आपको दिया रहता है, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स का क्या होता है, और सिर्फ आपको इसमें परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास करना है। जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू आएगा, जो सबसे स्मॉल वैल्यू आएगा, उसको फिर से सबको डिवाइड कर देना है। यदि आंसर इंटीजर में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं आ रहा है तो हमको उसको होल नंबर के टर्म्स में, इंटीजर नंबर के टर्म्स में लिख लेना है। और लिखते समय इस बात का ध्यान देना है कि यदि आंसर में जो वैल्यू है, जो सिंपलेस्ट रेशो में वैल्यू आ रहा है वो 2.5 या 0.5, 0.4, 0.6, 0.7 तक आ रहा है, तो आपको किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको एक इंटीजर नंबर या होल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आगे पे यहाँ पर टर्म्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। इसमें जो भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में आप लोग सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।